कहानी की शुरुआत होती है अमेज़न के घने जंगलों के बीच, जहां हम एक आदिवासी को देखते हैं। वो शिकार पर निकला है, लेकिन आज अचानक से उसे ऐसा कुछ दिख जाता है जिसके बारे में उसने अपने पूर्वजों से बस सुना ही था। पर आज उस चीज का सामना हो ही गया। अब वो उसी से बचकर भाग रहा है, पर अंत में जाकर उसकी चपेट में आ ही गया। लेकिन क्या थी ये चीज, ये हमें कहानी में आगे पता लगेगी। फिलहाल चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां हम एक फार्मा कंपनी में हो रही मीटिंग को दिखाया जाता है, जहां पर बॉस अपने एक आदमी पर काफी गुस्सा करते हैं क्योंकि वो अपने वादे के मुताबिक जो काम को अंजाम नहीं दे सका और ना ही उनके लिए ऐसी दवा बना सका जो कि कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सके। इसीलिए वो उसे ये काम लेकर दूसरी कंपनी को दे देते हैं, जिसका हेड उन्हें एक कीमती फूल के बारे में बताता है जिसे ब्लड ऑर्चिड नाम से जाना जाता है, जो कि अमेज़न के जंगलों में पहली बार 1892 में देखा गया था। पर इसकी एक खासियत है, ये सिर्फ 7 साल में एक बार कुछ ही दिन के लिए खिलता है। लास्ट बार ही हमने कुछ लोगों को इससे प्राप्त किया था और फिर हमने इस पर काफ़ी रिसर्च की, जिससे हमें पता चला कि ये इंसानों की उस सेल को बदलने में सक्षम है जो उनकी उम्र बढ़ा सकता है। जो सुन बॉस काफ़ी खुश होता है और उनसे कहता है कि तुम अपनी टीम को लेकर वहाँ जाओ, जो कोई भी खर्चा आएगा मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। अब डॉज और उसकी टीम वहाँ के लिए निकल गई, पर यह काम वो अकेले नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें एक नदी को पार करना है, जिसके लिए वो सभी सेलर से बात की। लेकिन कोई भी वहां जाने को राजी नहीं है क्योंकि बारिश का समय है। ऐसे में नदी उफान पर होती है और वो भी ये कहते हैं कि वहां पहले लोग जो जाते हैं वो कोई वापस लौट कर नहीं आता। जो सुन डॉज ने पूछा कि ऐसा क्यों, पर किसी ने उसे कुछ बताया नहीं। लेकिन इन्हें जाना तो है ही, इसीलिए सभी एक आदमी के पास पहुंचते हैं जो कि वही टाउन में रहता है। उसके पास एक बूट है जो इनसे भारी रकम मांगता है, जो 2 गुनी थी। पर डॉज के लिए अभी पैसे ज़्यादा मायने नहीं रखते। वो मान गया और फिर विल अपने बंदर के साथ इन्हें लेकर निकल गया। यानी कि अब यहाँ से सफ़र शुरू हो गया है, जिसमें होने वाले रोमांच की बराबरी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इस कहानी में कुछ अलग किस्म का थ्रिल और डर आपको महसूस होगा। बस बने रहिए। कुछ दूर चलने के बाद हम सभी दूसरे को जानने पहचानने लगे थे, और ये भी ज़रूरी भी था क्योंकि अगर साथ रहेंगे तो सभी सफ़र को पूरा कर सकेंगे। लेकिन ये क्या, रात में हम देखते हैं कि जो विल का बंदर था कॉन्ग, उसे रास्ते में एक आम का पेड़ दिख गया और वो उस पर चढ़ गया। लेकिन इस चक्कर में वो बोट आगे निकल गई। अब ऐसा नहीं है कि वो उसे कोशिश नहीं की बोट को पकड़ने की, लेकिन इतने में उसे कुछ ऐसा दिख गया जो बहुत ही बड़ा था, जिससे बचने के लिए वो दोबारा से पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद क्या हुआ हमें नहीं बताया गया। लेकिन अगले दिन तो इससे भी ज़्यादा भयानक चीज़ हो गई। जब सुबह एक लड़की सैटेलाइट फ़ोन से बात कर रही थी, तभी उसे गलती से एक बोट का गेट खुल गया, जिसके कारण वो सीधा पानी में जा गिरी। सभी ने उसका बहुत मजाक बनाया, लेकिन कुछ ही देर में उनके चेहरे की वो मुस्कान एक डर में बदल गई, क्योंकि वो लड़की को पानी के नीचे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे उसे मौत का डर सताने लगा, क्योंकि इन्होंने उसके पास एक बड़े से मगरमच्छ को देखा जो उसके करीब आ रहा है, और इसीलिए सभी ने उस लड़की को ऊपर आने को कहा। लेकिन वो डर के मारे घबराना शुरू कर देती है, और तभी विल पानी में कूदता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर रुकी तो वो मगरमच्छ उसे अंदर खींच ले जाएंगे। वो खुद कूद कर उस मगरमच्छ के ऊपर चढ़ जाता और कुछ ऐसे कारनामे दिखाता है जिससे कि सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि उसने एक बड़े से मगरमच्छ को खुद के चाकू से मारकर खत्म कर डाला। हालांकि इसमें उसे कुछ गहरी चोटें भी आई, लेकिन अंत में जीत उसी की हुई। जो देख वहाँ सभी लोग हैरान थे कि यार ये बंदा क्या चीज़ है। पर ये क्या, उस मरे हुए मगरमच्छ से भी बड़ी कोई चीज़ है जो पलक झपकते ही उसे पानी में खींच लेती है। पर अब ये सभी तो आगे की ओर निकल गए। कुछ ही देर बाद इनकी बोट पर कॉन्ग न जाने कहाँ से वापस आ गया। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, जो ये देख सभी भी डर जाते हैं। पर विल आकर उसे शांत करता और फिर उसे अंदर लेकर जाता है, जिसके बाद ये लोग भी अपना खाना पीना खाते हैं। लेकिन रात में दोस्तों वही हो जाता है जिस बात का डर था। जब विल ड्राइवर सीट पर होता है, उसे अंदाजा लग जाता है कि पानी का स्तर बढ़ने लगा है, क्योंकि बारिश अब तेज हो गई है। और इसीलिए वो डॉक्टर जे से कहता है कि हमें दूसरे रास्ते से आगे जाना होगा, क्योंकि ये रास्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पर डॉक्टर जे के पास समय की बहुत कमी है। वो नहीं चाहता कि वो जिस चीज़ को लेने जा रहा है जब तक वहाँ पहुँचे तो वो फूल खत्म हो जाए। इसीलिए वो उसी रास्ते पर जाने को बोलता है। जो सुन विल कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं और पैसे लूँगा, यानी कि $50,000 एक्स्ट्रा, जिसके लिए डॉक्टर जे मान भी जाता है। पर इसके बाद भी विल एक शर्त रखता है, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम सभी वही करोगे जो मैं कहूँगा, क्योंकि मुझे इस जगह का ज़्यादा आइडिया है, और इसीलिए अपनी मनमानी मत चलाना। अब उसकी ये चीज़ सुन डॉक्टर हंसने लगता और कहा कि अरे यार शुभ शुभ बोलो, चलो ठीक है, ये भी बात मैंने मान ली। अब स्पीड को तेज़ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं, वरना वो फूल मुरझा जाएगा।
तो उसके कहने पर वो स्पीड को तेज कर देता है। लेकिन जब सुबह हुई तो इनके सामने सारे टूटे हुए पेड़ों की टहनी नजर आई नदी में, जिसमें से एक तो इंजन में फंस गई, जिसके कारण हुआ ये कि इनका जो परपेंडिकुलर था वो अटक गया। और जब विल ने ये देखा तो वो फौरन बोट को पीछे करने की कोशिश में लग गया, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब तक तो उसे ये भी अंदाजा हो गया है कि आगे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पानी की गति अब बहुत तेज हो चुकी है। उसने सभी को उठाया तब तक शायद देर हो गई, क्योंकि तभी हम आगे एक बड़े से झरने को देखते हैं, जिसकी आबोश में इनकी पूरी बोट आ गई। हालांकि इसमें किसी को कोई प्रकार की चोट नहीं आई, लेकिन हाँ, विल की जो बोट थी उसका कोई नामो निशान तक नहीं बचा। यानी कि ये सभी अब अपने पैरों पर खड़े हैं, ना कि बोट पर, जिसके जिम्मेदार वो डॉक्टर जे को देता है, क्योंकि उसने कहा था कि आगे जाने पर खतरा है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है। पर उसने ही नहीं माना। लेकिन विल के पास एक और प्लान है। उसका कहना है कि थोड़ी सी दूर जाने पर उन्हें एक और नदी मिलेगी, जहां उसका एक दोस्त बोट चलाता है जो उनकी मदद कर सकता है। पर वहां पहुंचने के लिए वो उन्हें नक्शे में 2 नक्शे दिखाता है, जिसमें उन्हें 4 दिन लगेंगे। पर एक और था जो कि जंगल के बीच से होकर जाएगा, लेकिन उसमें ये शाम तक पहुंच सकेंगे। जो सुन डॉक्टर जे फौरन ही तैयार हो गया, क्योंकि उसे तो जल्दी पहुंचना है, पर चाहे रास्ता कैसा भी हो। पर दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि शॉर्टकट इज डेथ कट, यानी कि कहीं ये कहावत सच तो नहीं होने वाली। पर विल को इससे क्या लेना देना, उसे तो पैसे से मतलब है। वो अपने दोस्त को सैटेलाइट फोन से संदेशा दे देता है कि उसकी मदद चाहिए, इसीलिए वो जितना हो सके उसके करीब आ जाए। पर वो बंदा भी विल से पैसे की मांग करता है, क्योंकि फ्री फोकट में कुछ नहीं मिलता। तो विल उसे $5000 देने के लिए मान जाता है। यानी कि अब यहाँ ये लोग निकल गए हैं अपने दूसरे सफर के लिए, क्योंकि पहले वाला तो मुकम्मल हो नहीं सका। देखते हैं कि दूसरा वाला हो पाएगा या फिर नहीं। जाने से पहले विल सभी को 2 चीजें बताता है। पहले ये कि ये अमेज़न है, यहाँ पर हर चीज को छूने की जरूरत नहीं है। दूसरी कि कभी भी किसी भी चीज को देखकर ना ही भागना और ना ही किसी प्रकार की चीखें निकालना। ऐसा करके वो औरों की भी जान मुसीबत में डाल सकता है। तो सभी ने उसकी बातों को नोट किया और अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। अब आगे जाने पर इनके सामने आ जाता है एक छोटा सा तालाब, जिसे पार करके इन्हें दूसरी तरफ जाना है। पर जैसे ही उस तालाब में घुसते हैं, हम एक परछाई को देखते हैं जो बहुत ही बड़ी थी। कि तभी एक बंदा जो कि इनके साथ था, वो इन्हें बताता है कि उसे लग रहा है कि जैसे कोई चीज है जो हमारे नीचे है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन तभी दोस्तों, जो सबसे पीछे जो आदमी था वो अचानक से गायब हो गया, जो देख सभी को लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है। लेकिन तभी वहां पर वो आया जिसे अभी तक सभी महसूस तो कर रहे थे, लेकिन किसी ने देखा नहीं था। लेकिन अब जब देखा तो सभी की आंखें फटी रह गई। एक बारी तो उन्हें लगा कि उनका दोस्त बच गया, लेकिन तभी गोली की रफ्तार से वो आया और उसे लेकर फरार हो गया। फिर एकदम सन्नाटा छा गया, उस जगह मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब विल सभी को पानी से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ उसे प्रोजेक्ट की हेड गर्ल बहुत ही ज्यादा डर गई है। अब वो उनसे इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का फैसला कर लिया, पर डॉक्टर जे नहीं मानता। उसे किसी भी हाल में वो फूल चाहिए, क्योंकि उससे वो करोड़पति बन सकता है। पर अब तो विल भी उसे कह देता है कि हमें सबसे पहले उस बोट तक जाना होगा, जिसके बाद ये सफर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी और की मौत हो। और जिस जगह पर हम खड़े हैं वो असल में एनाकोंडा का घर है, और ऐसे एनाकोंडा हमें हर जगह मिलेंगे जो इंसानों को पलक झपकते ही खा जाते हैं। और तुम लोगों को इस बारे में शुरू से ही गांव वालों ने बताया था, लेकिन तुमने पैसों का लालच दिया। लेकिन फिर मैंने रात में भी तुम्हें मना किया यहाँ से मत चलो, पर फिर भी तुम लोग मेरी बात नहीं माने। अब मेरी बात सुनो और बोट तक चलो। दरअसल अब सभी बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। सभी विल का साथ देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जिस दौरान विल सैमी को बताता है कि दरअसल मेरे और डॉक्टर रे के बीच एक सौदा हुआ है, जिसके कारण मैं बोट को लेकर इस ओर आऊंगा। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो सुन सैमी उसे अब उनका साथ देने को कहती है, क्योंकि जितना विल को इस एरिया के बारे में पता है उतना शायद किसी को नहीं पता। पर ये क्या, कुछ ही दूर जाने के बाद इनके एक साथी की पूरी पीठ पर कुछ चूसने वाली जोंक चिपक जाती है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। पर विल उसे आराम से खड़े रहने को कहता है। फिर एक एक करके उन जोंक को खुद के हाथों से साफ करता है। पर इतने में हम एक और आदमी को देखते हैं जो अपने जूते को पहन रहा था, कि तभी एक्शन उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसके जूतों में एक मकड़ी थी जो अगर उसे काट लेगी तो वो 2 दिन तक उठ नहीं पाएगा। उसका कहना था कि जैसे ही ये बात डॉक्टर रे को पता लगी, उसने उस मकड़ी को एक बॉक्स में कैद कर लिया और कहा कि यार तूने तो एक और दवा का इजाद कर दिया, ये बड़ी ही काम की चीज है। उसकी इस हरकत को देखकर वहां मौजूद सभी आदमी समझ जाते हैं कि ये बंदा किस किस्म का लालची है। लेकिन वहां जो इनका दोस्त था जो इन्हें लेने के लिए आ रहा है, वो भी अपनी बोट की स्पीड को तेज करता है।
पर आज उसकी बोट की सवारी करने कोई और भी आ गया है जिसके देख उसकी हवा टाइट हो गई। जी हाँ, ये वही है जिसकी एक ही झलक काफ़ी है इंसानों की पैंट गीली करने के लिए, द एनाकोंडा, जो उस आदमी को पलक झपकते ही गायब कर देता है और उसकी बोट अब बिना ड्राइवर के आगे बढ़ती रहती है। कुछ ही दूर में जाकर फट जाती है, जिसके धुएं को इन्होंने देख लिया और फौरन उसके पास गए। पर अब क्या फ़ायदा, न बोट रही और न चलाने वाला ड्राइवर। पर ये सभी जो कोई भी ज़रूरत के सामान होते हैं उन्हें अपने पास रख लेते हैं, जो बोट से मिले थे। पर अब ये कहाँ जाए? तो एक्सन उन्हें बताता है कि इस जंगल में हज़ारों प्रकार के कबीले रहते हैं, जिसमें से अगर हमें कोई भी एक मिल जाए तो वो शायद हमारी मदद कर दे और अपनी बोट को हमें दे दे, जिससे कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। सभी को उसकी बात ठीक लगी, इसीलिए उन्होंने उसी की ओर जाने का सोचा। पर बीच में ही इन्हें विल की उस उबली हुई दोस्त की लाश मिली, जो एनाकोंडा ने अपने मुंह से निकाल कर फेंक दिया। जो देख विली बताता है कि ऐसा वो तब तक करते हैं जब उन्हें लगता है वो बहुत सुस्त हो गए, इसीलिए अपने शरीर के वजन को कम करने के लिए वो अपने सारे खाने को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें खतरे की आशंका होती है। पर यह एनाकोंडा वो नहीं है जिसने हमारे दोस्त को मारा है, बल्कि ये तो कोई और है जो कि यहाँ पर आया है। क्योंकि ये इनका मिलन का टाइम है, इसीलिए हमें जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर एक बारी को अंधेरा हो गया तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जितने भी बंदे थे उनके ये पहला एक्सपीरियंस था ऐसा कुछ, इसीलिए वो सभी और ज़्यादा डर जाते। और जो भी विल कह रहा है वो चुपचाप कर रहे थे। 2 घंटे चलने के बाद इन्हें एक कबीला दिखा जहाँ पर सिर्फ इंसानों के कंकाल पड़े थे। चारों ओर पूरा कबीला उजड़ा हुआ है, किसी का कुछ भी आता पता नहीं है। लेकिन तभी अचानक इनके सामने एक एनाकोंडा की लाश दिखती है, जिसके अंदर शायद एक इंसानी बच्चा था। हो सकता है कि इस एनाकोंडा ने इन आदिवासियों पर हमला किया होगा, पर उन्होंने उसे मार गिराया, फिर यहाँ से भाग गए। पर अब इन्हें किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना, इसीलिए सभी वहाँ पड़ी लकड़ियों से राफ्ट बनाने में लग जाते हैं। पर डॉक्टर रे तो अभी भी मानने को राजी नहीं था, क्योंकि उसका कहना है कि वो बिना फूल लिए यहाँ से नहीं जाएगा। तभी उसे वहाँ के घर में उसी फूल की पेंटिंग दिख जाती है, जो उसे इस बात पर यकीन करने को मजबूर कर देती है कि हो ना हो वो बहुत ही करीब है अपनी मंजिल के। लेकिन तभी वहाँ डॉज को डॉक्टर रे के बैग में वही सैटेलाइट फ़ोन और एक बंदूक मिलती है, जो विल की दोस्त की थी, जिसको रे ने उसकी बोट से ली होगी। किसी को भी उसने इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो बिना फूल के यहाँ से जाए। लेकिन डॉज जब पुलिस को कॉल करने लगता है कि तभी रे आकर उसके पैरों पर वही मकड़ी छोड़ देता है, जिसे काटने के कुछ ही सेकंड बाद वो पैरालाइज हो जाता है, वहीं गिर पड़ा। अब जब सामी ने उसकी ऐसी हालत देखी तो वो समझ गए, इसीलिए वो लोग रे के पास गए और उससे पूछा कि आखिर उसने उसके साथ क्या किया, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कह रहा है। रे तो झूठ बोलने लगता है कि वो उसके पास गया नहीं अभी तक, शायद उसे किसी कीड़े ने काट लिया होगा। तभी दोस्तों एक आवाज़ आती है जो डॉज की थी। सभी उसकी ओर भागते हैं और देखते हैं कि वो एनाकोंडा ने डॉज को अपने मुंह में दबोच रखा है, जो देख सभी भागकर रे के पास आते। लेकिन तब तक वो उस राफ्ट को लेकर फरार हो गया था, यानी कि अब ये फंस गए हैं अकेले। लेकिन तभी इन्हें अपना एक खोया हुआ साथी भी मिल जाता है, जिसे लेकर ये लोग उस छेद की ओर जाते हैं जहाँ से एक रोशनी आ रही थी। पर अंत में एक साथी फंस जाता है, लेकिन क्योंकि उसके पीछे एनाकोंडा था, पर यहाँ सामी तलवार से उसके सर को ही अलग कर देता है। कुछ इस प्रकार से इन्होंने एक को तो मार दिया, पर यहाँ एक नहीं बल्कि हजारों है, क्योंकि जैसे ही इन्होंने एक को मारा, दूसरे ने आकर इनके उस साथी को फिर पकड़ लिया, दूर ले जाने लगा। लेकिन विल उसका पीछा करना नहीं छोड़ता और अंत में जाकर दूर से एक चाकू मारता है, जिससे कि वो वहीं मारा गया, जिसकी वजह से उसने उसके दोस्त को छोड़ दिया। इधर इतना सब कुछ हो गया, पर वहां डॉक्टर रे ने पुलिस को कॉल कर दिया, कहा कि उनकी बोट झरने में गिर गई। चलो, पहला काम तो इसने अच्छा किया। जैसे तैसे करके वहां से बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन यहाँ रे तो उस फूल के पास पहुंच चुका है, जिसे ये लोग ब्लड ऑर्चिड के नाम से जानते हैं। पर इसके पीछे वो सभी भी थे जो उसे देख रहे थे। दरअसल जिस जगह पर फूल लगे हुए हैं उसके नीचे एक गड्ढा था, जहाँ पर 2 एनाकोंडा मिलन कर रहे हैं, इसीलिए रे खुद वहां नहीं जा पाता। पर इधर ये लोग किसी भी तरह करके उसकी राफ्ट को लेकर फरार होना चाहते, लेकिन इतने में रे वहां आ जाता और सभी को बंदूक की नोक पर ले लेता है और फिर सामी को धमकाता है अगर वो उस फूल को लेकर नहीं आई तो उसके दोस्तों को वो मार देगा। पर वो नहीं मानती, तो वो इतने में एक गोली चला देता है, जिससे कि वो डर गई और चली गई उस फूल के पास। पर यह रास्ता बहुत ही कठिन था, क्योंकि हल्की सी चूक हुई तो वो उस एनाकोंडा के बीच में जाकर गिरेगी। लेकिन सामी जैसे तैसे करके उसे हासिल कर ही लेती है। पर जब वापस आने वाली होती है तो उसने रे से कहा कि तुम्हें अपनी बंदूक को फेंकना होगा, तभी मैं ये बैग दूंगी। लेकिन रे इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो किसी भी हाल में ऐसा नहीं करेगा, इसीलिए सामी को मजबूरन बैग देना ही पड़ गया। लेकिन इससे पहले कि वो उस बैग को पकड़े, विल पीछे से उसे धक्का दे देता, जिससे कि वो बैग दूर जाकर गिरता है।
उसके जो अंदर मकड़ी थी वो अपने बॉक्स से बाहर आती है और जब रे दोबारा से उस बैग को लेने जाता है तो वो मकड़ी उसके हाथ पर काट लेती है, जिससे वो पैरालाइज होकर नीचे गड्ढे में गिर गया। यहाँ सैमी के लिए भी मुसीबत कम नहीं थी, क्योंकि उसी समय उसका पैर स्लिप हो गया, जिससे कि वो भी उस गड्ढे में लटक गई। लेकिन वो दोनों ही रे को खाने में व्यस्त थे, इसीलिए उन्होंने उसे देखा नहीं और इसी का फायदा उठाकर वो ऊपर आने लगी। पर एक ने देख लिया, जो अब उसके पीछे आ रहा था। वो उसे खाने ही वाला होता है कि तभी सैमी की एक साथी उसके मुंह पर पेट्रोल का कैन डाल देती है और फिर विल उस पर शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्या, गोली तो है ही नहीं उसकी बंदूक में। पर इतने में एक बंदे ने एनाकोंडा के मुंह पर फ्लेयर चला दी, जिससे कि उसके पूरे मुंह में आग लग गई और कुछ ही देर बाद वहां एक तेज धमाका हुआ, जिससे कि उस जगह की पूरी मिट्टी नीचे गिर गई, साथ में वो पेड़ भी जिसके ऊपर ब्लड ऑर्चिड का फूल खिला था। यानी कि अब कोई भी इस फूल की तलाश में यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ ये सभी अब रे की उसी राफ को लेकर निकल जाते हैं अपने घर की ओर, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन क्या सच में एक मिट्टी के गिरने से इतने बड़े एनाकोंडा मर सकते हैं? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।